Hello friends. Now the last lecture we are ended up to the features of microeconomics. Now today I will start with importance of microeconomics. See importance और features little bit same है. हम लोग इसी को थोड़ा सा explain करते हैं कैसे है. Importance means why microeconomics is important in the study of the economics. The very first point is price determination. Microeconomics explains how the prices of different products and various factors of productions are determined. That means again there's प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस को निकालने के लिए कितना प्राइस रहेगा ये जानने के लिए हम लोगों को प्राइस डिटर्मिनेशन जरूरी है और इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक डिटेल स्टडी करके हम लोगों को बताता है कि ये प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी और क्या इसका तो हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन is one of the important function of the microeconomics or we can say it is important for the study of the price determination. The second point is free market economy. Microeconomic helps in understanding the working of a free market economy. What is meant by free market economy? It is that economy where the economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how much to produce and how to produce etc. What, how and how much. These are the important question for the in respect of the producer. प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना है क्या प्रोड्यूस करना है कितने क्वांटिटी में और किस तरीके से सो दैट ये इंडिविजुअल लेवल पे एक प्रोड्यूसर ये डिसाइड करेगा तो आगे जाके इकोनॉमी में भी हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हम लोग प्रोडक्शन करना है और किस हिसाब से उसको हम लोगों को लोगों की तरफ पहुंचाना है और इस चीज का डिटेल स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. दैट्स व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट. द थर्ड पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड. It helps in explaining various aspects of foreign trade like effects of tariff on a particular commodity. See tariff ये word हम लोगों ने सुना है. tariff का मतलब था rate. Which rate? In case while we deal with the foreign trade, that means export and import. All of you know about this. Export और import क्या है और यहाँ पे टैरिफ का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब गुड्स बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं तो जो भी रेट चार्ज किया जाता है दैट इज नोन एज टैरिफ. सो बिकॉज टैरिफ रेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज देयरफॉर ये ऐसा एक टैरिफ रेट ढूंढना है जिससे जो भी दोनों कंट्रीज को वो एक इजी वे से या कंफर्टेबल वे से रहे ताकि दोनों का इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से बढ़ सके एज कम्पेयर टू इंडिया. अगर हम लोग इंडिया की बात सोचे तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हम लोगों को मिलना चाहिए इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोगों को यहाँ पे एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना है और इसका डिटेल स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. The fourth point is economic model building. See model all of you know that कि जैसे अगर हम लोग एक मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहती हूँ. मॉडल का मतलब क्या होता है जैसे आर्किटेक्चर बिल्डिंग का पहले मॉडल बनाते हैं और बाद में बिल्डिंग बनती है इसी टाइप इकोनॉमिस्ट भी एक मॉडल बनाते हैं. अब ये मॉडल बनाने के लिए इकोनॉमी कैसे होगी ये उनको सोचना है और ये मॉडल बनाने के लिए उनको किसी चीज की जरूरत है दैट इज डिटेल स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फैक्टर विच इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक बिल्डिंग और वी कैन से इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. और इसीलिए microeconomics is important for detailed study. It has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, terminology, tools of economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variable. जो भी economic variables है उसको यूज करके ये मॉडल बनाया जाता है. Now the fifth point is business decision. Microeconomic theories are helpful to business for taking crucial business decision. See why this crucial word is used here because crucial that means business decision एक डिसीजन बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. जस्ट लाइक द टाटा ने सोचा था उन लोगों ने पहले तो पूरा मार्केट स्टडी किया होगा कि मेरा एक प्रोडक्ट ऐसा है कि जो मुझे लोगों के बीच में लॉन्च करना है उसको उतना उनको सेल भी करना है. दैट मीन्स टाटा ने नैनो कार जब पहली बार अनाउंस किया कि 1 लाख में कार बनाएंगे तो सबसे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि क्या दिस कैन बी पॉसिबल और नॉट और उसके लिए डिटेल स्टडी किया होगा. और डिटेल स्टडी किस लिए कि एक प्रोडक्ट की प्राइस 1 लाख हो सकती है उसमें हम लोग क्या दे सकते हैं. 4 व्हीलर देना है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं. So all these business decisions, these are the crucial business decision which is taken by the Tata and now that decision is very much successful.
इस टाइप का डिसीजन लेने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो बिजनेस को हेल्प करती है. नाउ the sixth point is useful to the government. It is useful to government in framing economic policies such as taxation policy, public expenditure, price policy, etc. These policies help the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. सी गवर्नमेंट को किस तरीके से यूजफुल है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, मेन पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, टू अचीव द गोल्स. व्हाट आर द इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक गोल्स ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करे, उसको सेल करे, ताकि वहाँ से टैक्स कलेक्शन हो जो कि पब्लिक के लिए यूज हो. दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. और ये एक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए. कॉस्ट अगर है, सेल प्राइस है, तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगा सकते हैं ताकि वो प्रोड्यूसर को भी फायदेमंद रहे और जो परचेसर है, जो कंज्यूमर है, उसको भी वो इजीली वो खरीद सके. So all this come under the study of microeconomics, which ultimately helps the government to ascertain the policy or to fix the policies. Now the seventh point is basis of welfare economics. Welfare economics क्या है? It explains how the best results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. As I've already I already told you about this कि ये words आपको बहुत बार सुनाई देंगे, optimum utilization of resources and best allocation. So whatever the resources available with us, we have to use that resources completely, not overutilization and underutilization. That means सपोज अगर एक पर्सन जो ग्रेजुएट है, तो उसको उस हिसाब से उसके काम, उसके जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से अगर उसको काम दिया जाएगा, डेफिनेटली 100% रिजल्ट आएगा. सिमिलरली मशीन की जितनी कैपेसिटी है, सपोज इफ व मशीन कैन प्रोड्यूस 1000 गुड्स इन अ मंथ, देन वी कैन यूज अप टू द 1000 यूनिट्स. उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो वो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा एंड दैट विल कॉज डैमेज टू द machine, or we can say damage to the economy. And therefore all this detailed study will help. Detailed study is made by the microeconomics, which ultimately results in obtaining the maximum utilization of resources, or we can say optimum utilization of resources. So I think all of you getting clear about the microeconomics. In the next lecture I will explain you about the macroeconomics, which is the next part of this topic, or we can say this chapter. Okay, so bye students. If you like my video, please click the like button and subscribe it, so that you will get the notification of the next lecture. Bye.